हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम देखेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, उसको अच्छे से एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। एपोप्टोसिस जो होता है ना, उसमें आपके इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी होता है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म भी होता है। दोनों तरीके से आपका एपोप्टोसिस हो सकता है, सेल आपका डेड हो सकता है। तो एपोप्टोसिस किसका टाइप है? हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी का टाइप होता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसको कवर करेंगे, उसके मैकेनिज्म कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स में भी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो एपोप्टोसिस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस होता क्या है? एपोप्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यूज। तो एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी कि सेल की डेथ होगी लेकिन प्रोग्राम्ड होगी, पता है कब होनी है। ठीक है, आपका नेक्रोसिस में क्या होता था, कभी भी डेथ हो जाती थी, लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होगा, इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रॉपर्ली जब सेल हमारा बूढ़ा हो जाता है, जब नेसेसरी नहीं होता हमारी बॉडी में, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट अलाउज द बॉडी टू एलिमिनेट damaged, unnecessary or harmful cells without causing an inflammatory response। तो ये क्या है, एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। काफी काफी ज्यादा इसमें अलग अलग छोटे छोटे मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे आपका पूरा एपोप्टोसिस होता है। दैट अलाउज द बॉडी टू एलिमिनेट डैमेज्ड, जो जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर सकती है, हमारे डैमेज सेल्स को, हार्मफुल सेल्स को, जो कि हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है, ऐसे सेल्स को वो एलिमिनेट कर देती है, बॉडी में से बाहर निकाल देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब ये करती है तो कोई इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। जबकि आपका जो नेक्रोसिस होता है उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, नेक्रोसिस और आपका एपोप्टोसिस के बीच में। ओके, तो एपोप्टोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ या फिर ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, जैसे टूट के गिरने से पेड़ से पत्ती नहीं गिरती है, जब पेड़ की जब पत्ती पूरी हो जाती है, मतलब कि येलो हो जाती है या फिर बूढ़ी हो जाती है, तब उसके बाद वो लाइफ साइकिल जब पूरा कर लेती है तब वो टूट के नीचे गिर जाती है। ऐसे ही हमारा आपका सेल होता है, जब उसके लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, जरूरी नहीं होता वो, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सेल सुसाइड किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं सेल सुसाइड। व्हेन द सेल इज नॉट नीडेड द पाथवे ऑफ सेल डेथ इज एक्टिवेटेड। तो सेल सुसाइड क्या होता है? जब हमारी बॉडी में सेल की जरूरत नहीं होती, उस सेल की जरूरत नहीं होती है, तब हमारा सेल डेथ का जो पाथवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। ओके, तो आप ये देखिए, इसको एनिमेशन के हेल्प से समझिए। ये देखिए आपका क्या है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल में क्या होगा, जब एपोप्टोसिस होगा तो क्या होगा कि आपका सेल आपका थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा और आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, अंदर का जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो भी आपका कंडेंस होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है, सेल श्रिंकेज एंड क्रोमैटिन कंडेंसेशन। देन इसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगी। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ब्लैबिंग बोलते हैं। आपकी मेम्ब्रेन से छोटे छोटे आपके परतें निकलना चालू हो जाएंगी। ओके, और इसके बाद जो होगा, आपकी ब्लैबिंग के अंदर आपके जो ऑर्गेनल्स हैं छोटे छोटे, वो इसमें आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोटिक बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन होने लग जाएगा इसमें। ठीक, अब क्या होगा, ये बॉडी फॉर्मेशन तो हो गया, एपोप्टोसिस हो गया। अब क्या होगा, आपका एक मैक्रोफेज आएगा या फिर कोई मैक्रोफेज आएगा, उधर ही टिश्यूज में आपके प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस भी। ठीक है, तो आपके मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको क्या करेगा, मैक्रोफेज इसको खाने लग जाएगा। ठीक है, इसको फैगोसाइटोसिस करेगा। तो मैक्रोफेज ने इसको खा लिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। मैक्रोफेज ने इसको फैगोसाइटोसिस कर लिया और आपका सेल जो था वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरीके से आपका एपोप्टोसिस काम करता है। ओके, तो बेसिकली इस प्रोसेस में हुआ क्या कि आपका नॉर्मल सेल था, फिर सेल आपका श्रिंकेज हुआ, सेल श्रिंक हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल जो था वो कंडेंस हुआ, आपका मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हुई, देन इसके बाद एपोप्टोटिक बॉडीज बनी, देन इसके बाद मैक्रोफेज ने आके उसको खा लिया। तो इस तरीके से हमारा एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। मैकेनिज्म क्या होता है हमारा एपोप्टोसिस का? ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं आपको कुछ की टर्म्स बता देता हूं, छोटे छोटे टर्म्स जो कि आपको शायद से नहीं पता होंगे, तो आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अगर पता होंगे तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ की टर्म्स देख लीजिए, जैसे कि आपका कैप्सेसिस। कैप्सेसिस का मतलब होता है सिस्टीन अस्पार्टिक प्रोटीएजेस, प्रोटियोलाइटिक और प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स that act on nuclear protein and organelles containing proteins components।
तो कैप्सेसिस, कैप्सेसिस आपका वर्ड आएगा अभी इसके अंदर। तो कैप्सेसिस होता क्या है, सिस्टीन अस्पार्टिक प्रोटीएजेस होता है। कैप्सेसिस इसी वर्ड से बना है, जैसे सी से आपका सिस्टीन हो गया, एएसपी से आपका एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है। और प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ने वाला जो आपका एंजाइम होता है, एजेस वाला यानी कि डिस्ट्रॉय करने वाला, तो एजेस आपका उससे आ गया, एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय करने वाले, ठीक है। तो इससे आपका बना कैप्सेसिस। ये आपका प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। काफी सारे एंजाइम्स होते हैं ये, जो कि आपका एक्ट करते हैं आपका न्यूक्लियर प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि अब न्यूक्लियस आपका टूटना है, डिस्ट्रॉय होना है। न्यूक्लियर प्रोटीन पे एक्ट करेगा, साथ साथ सेल के ऑर्गेनल्स पे एक्ट करेगा, जो भी आपके ऑर्गेनल्स में आपका प्रोटीन होगा, ठीक है, उन सबको ये तोड़ने का काम करता है आपका कैप्सेसिस। आप ओके, कैप्सेसिस आपके जो एंजाइम्स होते हैं। देन इसके बाद टर्म आती है आपकी बीसीएल। बीसीएल आपका होता है बी सेल लिम्फोमा। BAX मतलब होता है BCL2 एसोसिएटेड प्रोटीन एक्स, यानी कि बी सेल लिम्फोमा 2 एसोसिएटेड प्रोटीन एक्स, ठीक है। BAK मतलब BCL2 होमोलोगस एंटागोनिस्ट किलर्स, ठीक है, के से किलर आ जाएगा BAK, ठीक है। तो ये आपके बी सेल लिम्फोमा के ही फैमिलीज के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपका BCLXL भी होता है, यानी कि बी सेल लिम्फोमा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज वाला। FAS मतलब फर्स्ट एपोप्टोसिस सिग्नल। FASL होता है, FASL भी आएगा। उसमें क्या होता है, इसमें लिगेंड लग जाता है पीछे। इसके अलावा आपका लास्ट जो टर्म आती है TNF मतलब होता है इसका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये सब आपको बाद में इन फ्यूचर कभी बताऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये सब चीजें इनका यूज होगा आपके पाथवे के अंदर, आपके मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इन सब के फुल फॉर्म आपने जान ली, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, देन उसके बाद हम देखेंगे कॉमन पाथवे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, सेलुलर स्ट्रेस, सबसे पहले क्या होगा, सेल पे पड़ेगा स्ट्रेस, तभी तो आपका चालू होगा मैकेनिज्म। तो ट्रिगर्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स सच एज डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो आपका जो सेल पे स्ट्रेस हुआ है वो किसी वजह से हो सकता है, आपके इंटरनल फैक्टर के वजह से होगा, इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक मतलब सेल के अंदर की वजह से ही कोई ना कोई दिक्कत होगी। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका डीएनए डैमेज हो, ऑक्सीडेटिव कोई स्ट्रेस हो, या फिर आपको ग्रोथ फैक्टर जो सेल को चाहिए उनकी कमी पड़ गई हो। इसके बाद क्या होगा, BCL2 फैमिली प्रोटीन्स अपना काम करेंगी, यानी कि आपका बैलेंस बिटवीन प्रो एपोप्टोटिक आपके जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन्स होते हैं ये BAK और BAX और BAK, और आपके एंटी एपोप्टोटिक जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, BCL2 और BCLXL। ये आपका डिटरमाइन करेंगे कि सेल का आगे क्या करना है, ठीक है, सेल आपका आगे क्या होगा, उसको एपोप्टोसिस होना है, डिस्ट्रॉय करना है उसको या नहीं करना है। तो इसमें यही है आपका प्रो एपोप्टोटिक, यानी कि एपोप्टोसिस से पहले वाली, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक यानी कि जो एपोप्टोसिस होना है उसको, उसके खिलाफ होंगी ये, कि एपोप्टोसिस नहीं, सेल का एपोप्टोसिस नहीं करना है, ठीक है। अब इन सबसे पहले ये दोनों बैलेंस करके अपना सेल का फेट डिसाइड करेंगे कि सेल का करना क्या है, ठीक। अब सपोज करिए कि प्रो एपोप्टोटिक बॉडी जीत गई और उसने बोला कि भाई सेल को मरना है, ठीक। अब देखो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कॉज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू बिकम परमिएबल, ताकि उसमें सामान बाहर आ सके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देंगे ताकि माइटोकॉन्ड्रिया से आपका कुछ चीजें बाहर आ सके। अब वो चीजें कौन सी बाहर आनी है, वो देखिए, साइटोक्रोम C रिलीज। ये जो साइटोक्रोम C है ये निकल के बाहर आएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। तो रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे कहां पे आ जाएगा, साइटोक्रोम C आपके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक। अब ये जो आपका एपोप्टोसोम फॉर्मेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, साइटोक्रोम C है ना, ये आपका एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा, साइटोक्रोम C बाइंड करेगा APF1 से और प्रोकैस्पेज 9 से, ताकि आपका एपोप्टोसोम बन पाए, ओके। इसके बाद क्या होगा, कैस्पेज 9 एक्टिवेशन। आपका जो कैप्सिस प्रोटीन है, यानी कि जो तोड़ने वाले प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, एपोप्टोसोम बनने के बाद। ये आपका क्या करेगा, द एपोप्टोसोम एक्टिवेट्स कैप्सिस 9 इनिशिएटिंग द एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, जिससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज चालू हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज हम दोनों का कॉमन ही पढ़ेंगे। तो आपका बेसिकली क्या है, इसमें कैप्सिस 9 एक्टिवेट हो चुका है, जिससे कि आपका अब एग्जीक्यूट होगा सेल,
ठीक है, आपका सेल अब डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया इंट्रिंसिक पाथवे, अंदर की वजह से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से आपका ये निकला, क्या निकला आपका साइटोक्रोम सी, जिसकी वजह से आपका ये सब हुआ। ठीक है, कैप्सिज 9 एक्टिवेट हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे देखिए, डेथ लीगेंड, एग्जांपल आपका FASL, जैसे कि ये आपका एक्टिवेट होगा सबसे पहले। एक्सटर्नल सिग्नल्स सच एज FAS लीगेंड बाइंड्स टू डेथ रिसेप्टर्स। तो आपका जो FAS लीगेंड है, FASL जिसको हमने बोला शॉर्ट फॉर्म, तो ये आपका बाइंड कर जाएगा डेथ रिसेप्टर से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डेथ रिसेप्टर जैसे कि आपका FAS होता है, रिसेप्टर्स सच एज FAS और या फिर TNF रिसेप्टर्स ये एक्टिवेट हो जाएंगे। FADD रिक्रूटमेंट, उसके बाद क्या होगा, FADD इकट्ठा होंगे, रिक्रूटमेंट होगी उनकी। FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन FADD प्रोटीन इज रिक्रूटेड, उनको इकट्ठा करा जाएगा। कैस्पेज 8 एक्टिवेशन, और उससे क्या होगा आपका FADD एक्टिवेट कैस्पेज 8 विच देन एक्टिवेट डाउनस्ट्रीम कैप्सेसिस, जो कि आपका आगे जाके डाउनस्ट्रीम कैप्सेसिस एक्टिवेट कर देगा और आपका एग्जीक्यूशन फेज चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, कैस्पेज 8 बना। ठीक है, उसका एक्टिवेशन हुआ। अब हम देखेंगे कॉमन एग्जीक्यूशन पाथवे। कॉमन पाथवे इनका क्या होगा, अब दोनों में आपके कैप्सेसिस आपके एक्टिवेट हो गया, एग्जीक्यूशन पाथवे आपका स्टार्ट हो गया। एग्जीक्यूशन कैप्सेसिस एक्टिवेशन, आपका कैप्सेसिस 3, 6, 7 ये सब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज एक्टिवेट एग्जीक्यूशनल कैप्सेसिस, दोनों ही आपके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट करेंगे एग्जीक्यूशनल कैप्सेसिस को। डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, तो आपका अंदर सेल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो अब डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, डिग्रेड होने लग जाएंगे, श्रिंक होने लग जाएंगे। एग्जीक्यूशनल कैप्सेसिस डिग्रेड की सेलुलर कंपोनेंट्स, तो जो भी आपके सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो जितनी भी चीजें होती हैं सबकी जो आपकी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। सेल के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं सबके सब एक एक करके डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, और उसके बाद आपका एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। द सेल इज फ्रेगमेंटेड इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज विच आर देन फेगोसाइटोज्ड बाय सराउंडिंग सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उसको फिर आके एपोप्टोटिक बॉडीज को आपके खा जाएंगे। ओके, तो ये आपका पाथवे होता है, आपका मैकेनिज्म होता है बेसिकली जिससे आपका एपोप्टोसिस होता है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स कुछ एपोप्टोसिस के, आपके पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स देखेंगे इसमें हम, और कुछ फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स। तो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स में सबसे पहला आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन इन स्कल्पचिंग ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे हमारा सेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि एपोप्टोसिस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी और मिसप्लेस्ड सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एपोप्टोसिस क्या करेगा, एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ऑर्गन्स को शेप देने के लिए, टिश्यूज को शेप देने के लिए। ये क्या करता है, एलिमिनेट करेगा अननेसेसरी या फिर मिसप्लेस्ड सेल्स जो कि आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो फिंगर्स होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज थ्रू द रिमूवल ऑफ सेल्स इन द इंटर डिजिटल एरियाज, जैसे कि ये उंगली होती है, स्टार्टिंग में आपकी चुपकी होती है, एम्ब्रियो जब होता है ना सारी सारी आपके फिंगर्स चुपकी होती हैं। अब इसके बीच में आपकी उंगली अलग अलग आपको देख रहे हो अलग अलग मिलती हैं, तो ये बीच में क्या होता है, इसमें एपोप्टोसिस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन ऑफ सेल्स इन हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज। तो फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन होगा मतलब कुछ सेल में कुछ कैसा हो सकता है, एपोप्टोसिस होगा जो कि आपके सेल्स हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं या फिर आपके जो टिश्यूज हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। हार्मोन्स विड्रॉल लीड्स टू एपोप्टोसिस इन सर्टेन टिश्यूज, तो हार्मोन विड्रॉल की वजह से आपका एपोप्टोसिस हो सकता है कुछ टिश्यूज में। एग्जांपल इसका हम देखें तो एंडोमेट्रियम श्रेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर द सिजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एंडोमेट्रियम श्रेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो वुमेन्स को जब पीरियड्स होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो आप उन वुमेन्स की वॉल क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो वॉल्व होती है वो क्या होती है, श्रेड होने लगती है, टूट के बिखरने लगती है और ब्लीडिंग होती है वुमेन्स को। ठीक है, पीरियड्स के दौरान। तो आपका जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है हर महीने।
ठीक है, तो आपका ये जो एंडोमेट्रियम से आपकी ब्लीडिंग होगी, शेल जो उसके आपके टूट के निकलेंगे, वो आपका किस पे भी डिपेंड करेगा, आपके हार्मोन्स पे बेसिकली डिपेंड करता है, आपके LH पे, FSH पे। तभी जब वुमेन्स को पीरियड्स की दिक्कत हो जाती है, तब डॉक्टर्स जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को टेस्ट करवाते हैं कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस तो नहीं हो रखा कहीं, है ना। तो आपका मेंस्ट्रुएशन उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा लैक्टेटिंग ब्रेस्ट भी आपकी रिग्रेशन हो जाएगी जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग का बच्चा कम बंद कर देगा करना। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग उसने रोक दी, तो उसमें से जो होगा दूध निकलना होगा वो भी आपका बंद हो जाएगा, है ना। तो ये भी होता है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम इसका थर्ड एग्जाम्पल देखें तो नॉर्मल सेल डिस्ट्रक्शन फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट प्रोलिफरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस इज बैलेंस्ड बाय सेल proliferation टू मेंटेन टिश्यू होम्योस्टेसिस। तो एपोप्टोसिस जो होता है वो बैलेंस करता है सेल पॉलिफ्रेशन के द्वारा। ठीक है, सेल पॉलिफ्रेशन क्या करेगा, एपोप्टोसिस को बैलेंस करेगा और आपके टिश्यू का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखेगा। एग्जाम्पल इसमें होगा रेगुलर टर्नओवर ऑफ सेल इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो आपका जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है वो आपका बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, डिस्ट्रॉय होते रहता है बार बार। ठीक है, तो उसका प्रोलिफ्रेशन होते रहता है, तो वो रिप्लेस उसके सेल्स करते रहते हैं, आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियम सेल्स आपके रिप्लेस बार बार होते रहते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ एग्जांपल आता है इन्वोल्यूशन ऑफ द थाइमस इन अर्ली एज। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि थाइमस जो होता है वो स्टार्टिंग की एज में क्या होता है, वो बड़ा होता है, बच्चों में बड़ा होता है और छोटा होते रहता है जैसे हमारी एज बढ़ती है। ठीक है, तो थाइमस अंडरगोस एपोप्टोसिस मेडिएटेड रिडक्शन इन साइज। तो थाइमस का साइज रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, उसमें एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स। ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान आपके कौन कौन से एपोप्टोसिस हो सकते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वैसे आपको कुछ बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपका सेल डेथ इन ट्यूमर एक्सपोज टू कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। जब आपके सेल्स को, जैसे कि आपका कैंसर सेल है कोई, तो उसको अगर हम कीमोथेरेपिक एजेंट कोई दे देंगे तो वो आपका डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ठीक है, अपने आप ही डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो कीमोथेरेपी इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन कैंसर सेल्स कंट्रीब्यूटिंग टू ट्यूमर रिग्रेशन। तो कीमोथेरेपी की वजह से आपका जो कैंसर सेल्स होंगे वो एपोप्टोसिस के स्टेज में चले जाएंगे, और जिससे आपका जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो कम होने लग जाता है जब हम कीमोथेरेपी करवाते हैं। तो सेल डेथ बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल इन इम्यून मैकेनिज्म। Apoptosis is a mechanism through which cytotoxic T cells kill target cells। तो एपोप्टोसिस की वजह से क्या होता है, आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं अपने टारगेट सेल्स को आपका किल कर सकते हैं। ये भी आपका इम्यून मैकेनिज्म का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल इसमें होगा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज एंड रिएक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, ग्राफ्ट मतलब कि जो चढ़ाया गया उसको हम ग्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका ब्लड चढ़ा दिया, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, तो आपका बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, तो उससे लड़ने लग जाते हैं। तो ये भी आपका इम्यून सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इम्यून मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है, तो इसमें भी एपोप्टोसिस होने लग जाता है। ठीक, प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ CD4 टी सेल्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। तो आपका डिप्लीशन हो जाएगा CD4 टी सेल्स का अगर आपको एड्स होगा तो। ठीक है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन लीड्स टू एपोप्टोसिस ऑफ CD4 टी सेल्स, वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड प्रोग्रेसिंग टू एड्स। ठीक है, आपका जब HIV इन्फेक्शन होता है तो आपका क्या होता है, आपके जो CD4 टी सेल्स होते हैं, CD4 क्लस्टर डेजिग्नेशन मॉलिक्यूल, आपका जो टी सेल्स में जो होता है वो उसका क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। आपके टी सेल्स पे बेसिकली अटैक करता है। टी सेल्स आपका क्या है, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो आपका बेसिकली HIV में क्या होता है कि ना, आपका इम्यून सिस्टम ही इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और भी बीमारियां लगने लग जाती हैं। तो जिससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है और आपको एड्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है। ओके, एड्स भी आपको पढ़ाऊंगा जब वायरस हम कवर करेंगे उसके बाद। पैथोलॉजिकल प्रोसेस में हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेल डेथ इन रिस्पॉन्स टू इंजरियस एजेंट। तो कोई भी इंजरियस एजेंट जो होगा, इंजरियस स्टिमुलाई होगा, वो आपका एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकता है, उसकी शुरुआत कर सकता है। जैसे कि आपका हो गया रेडिएशन, हो गया आपका हाइपोक्सिया, हो गया या फिर
माइल्ड थर्मल कोई इंजरी हो गई तो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो सकता है। इन डीजेनरेटिव डिसीज ऑफ CNS, डीजेनरेटिव धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है ऐसा डिसीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एपोप्टोसिस कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशंस, जैसे कि आपका अल्जाइमर डिसीज हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया, और आपका क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिमेंशिया हो गया, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि ना आपके न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके लॉस होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। आपके बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरॉन जो हैं उनका एपोप्टोसिस होने लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव डिसीज CNS का बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेस थे, इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। जो आपको समझाना था मैंने एपोप्टोसिस के बारे में, वो बेसिकली जितना समझा सकता था उसको मैंने समझा चुका हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उस वीडियो से कुछ सीखा हो, वीडियो से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।